लद्दाख की आबादी 3 लाख है। 3 लाख लोगों का जिला बनता है, स्टेट नहीं। लद्दाख से सरकार ने 2023 से 24 में 116 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया और उन्हें बजट में मिली 6000 करोड़ की रकम। इस तरह की थ्योरी सोशल मीडिया पर तरीके से फैलाई जा रही है। 6 शेड्यूल को विनाशक बताने का प्रयास हो रहा है। 6 शेड्यूल में ना तो जमीन खरीदी जा सकती है, ना ही माइनस कर सकते हैं। ये सब बातें एक एक करके देश में लोगों के जहन में बैठाने का प्रयास हो रहा है। लद्दाख, जहां दूर दूर तक कोई नहीं दिखता, जिसका क्षेत्रफल भारत का 1.8% है, वहां के संसाधनों पर सिर्फ 0.02% लोगों का अधिकार रहेगा। एक नैरेटिव ऐसा लद्दाखियों के खिलाफ गढ़ा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटियों को रखा जा रहा है। कहा जा रहा है मुंबई, जहां पैर रखने की जगह नहीं है, वहां कोई भी जमीन खरीद सकता है। आपको फैक्ट्री लगानी है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, यूपी जैसे राज्यों में लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। यहां प्रदूषण फैल रहा है, कोई बात नहीं। पानी पीने लायक नहीं रहा, कोई बात नहीं। लेकिन पॉल्यूशन के बाद जो रेवेन्यू जनरेट होगा, उसका हिस्सा लद्दाख को जाएगा। जो मेरा है सिर्फ मेरा है, जो तुम्हारा है वो हमारा है। अब सोशल मीडिया के अलग अलग मंचों पर जाइए, आपको इस तरह के विचार रखने वाले वैचारिक योद्धा मिल जाएंगे, जो सत्ता की ओर से पालित और पोषित हैं, जिन्हें एजेंडा मिला हुआ है। सोनम वांगचुक समेत लद्दाखियों की साख को किसी भी तरह से डैमेज करो, उन्हें किसी भी तरह से अराजक करार घोषित करो, किसी तरह से साबित कर दो वो देश के खिलाफ षड्यंत्र करने वाला ग्रुप है। पूरे लद्दाख को देश के पटल पर अलग थलग कर दो। तो ऐसे में सवाल है, इस तरह के फेक नैरेटिव फैलाने वाले से लद्दाखी कैसे पार पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, ऐसे फेक नैरेटिव से पार पाने के लिए सोनम वांगचुक को एक ब्रह्मास्त्र मिल गया है। देश को जादू की झप्पी देने का तरीका सोनम वांगचुक ने ढूंढ लिया है। वांगचुक ने अपने समर्थकों को बार बार देश को ऐसी झप्पी देने की अपील की है। वांगचुक की ये जादू की झप्पी क्या है, इसके बारे में दोस्तों आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले लद्दाखियों के खिलाफ बोलने वालों को मेरी तरफ से कुछ बातें, वो अगर नहीं सुन रहे तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप उन्हें बताएं। जिन लद्दाखियों के सिर्फ 3 लाख की आबादी को भारत के अन्य राज्यों के जिलों में रह रहे लोगों की आबादी से आप तोल रहे हैं, वो भारत के लिए कितना अहम है, क्यों वो 6 शेड्यूल का हकदार है। लद्दाख चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं के करीब है, जहां की ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं सैन्य दृष्टि से अहम है और दुश्मन की गतिविधियों को देखने में मदद करती है। सियाचिन ग्लेशियर और दौलत बेग ओल्डी जैसे ऊंचे सैन्य बेस भारत को अपनी उत्तरी सीमाओं की प्रभावी ढंग से रक्षा करने में सक्षम बनाते हैं। तो अगर कोई लद्दाख की तुलना अन्य राज्यों से करता है तो मैं उसे मूर्ख कहूंगा और मूर्खों की बात को नहीं सुनना चाहिए। दोस्तों, लद्दाख के करीब हर परिवार से एक व्यक्ति सैनिक है। लद्दाख स्काउट्स नाम से इनकी विशेष सैनिक रेजिमेंट है। लद्दाख स्काउट्स रेजिमेंटल सेंटर को देश का सबसे ऊंचा रेजिमेंटल सेंटर होने का गौरव प्राप्त है। ये रेजिमेंट लद्दाखी सैनिकों से बनी है। इन लद्दाखी सैनिकों को स्नो वॉरियर्स और स्नो लेपर्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। 24 सितंबर के प्रदर्शन के दौरान लद्दाख में जिस रिटायर्ड सैनिक को सुरक्षा बलों ने गोली मारी, वो इसी रेजिमेंट से था। लद्दाखी सैनिकों की ये रेजिमेंट 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद है, जहां सामान्य इंसान को सांस लेना भी मुश्किल होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है। ये रेजिमेंट अपने जवानों के पर्वतीय कौशल का प्रदर्शन ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों, ग्लेशियरों और दुर्गम इलाकों में करती है, जो पाकिस्तान और चीन से लगती सीमाओं की रक्षा करता है।
लद्दाखी परिवारों के पास इस रेजिमेंट के सैनिकों की बहादुरी की अनगिनत कहानियां हैं। अपने 60 साल के इतिहास में लद्दाख स्काउट्स ने कई लड़ाइयां लड़ी। 1948, 1962, 1965, 1971 और 1999 में हुए अभियानों के लिए 850 वीरता पुरस्कार अर्जित किए हैं। 1984 में लद्दाख स्काउट्स ने सबसे ज्यादा पहले सियाचिन ग्लेशियर पर चौकियां स्थापित की। तब से इस रेजिमेंट ने दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे चुनौतीपूर्ण युद्ध क्षेत्र की रक्षा करते हुए एक अशोक चक्र सहित कई वीरता पुरस्कार प्राप्त किए हैं। 1999 में कारगिल ऑपरेशन विजय के दौरान रेजिमेंट को एक महावीर चक्र और 5 वीर चक्र सहित 84 वीरता पुरस्कार मिले, लेकिन इस युद्ध में उनके 30 जवान शहीद हो गए। ये पहले से ही अग्निवीर योजना से सताए हुए महसूस कर रहे हैं। तो लद्दाख और लद्दाख के लोग भारत के लिए कितने अहम हैं, ये आपने समझ लिया होगा। इसलिए अगर कोई कहता है देश की आबादी के 0.02% लोगों पर केंद्र का एहसान है, ये अपने आप में सबसे बड़ा झूठ है। अब समझिए 6 शेड्यूल की मांग क्यों कर रहे हैं लद्दाख के लोग। दोस्तों, लद्दाख की पहचान ही सूबे और ऊंचे पहाड़ों से है। वहां कुदरत की ओर से लगातार चेतावनी मिल रही है। साल 2025 में चेतावनी मिली। अगस्त 2025 में इस बर्फीले रेगिस्तान में इतनी बारिश हुई कि इसने 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सामान्य से 930% अधिक बारिश ने यहां बाढ़ ला दी, जिससे पूरा इलाका पानी पानी हो गया। लद्दाख में अगस्त 2025 में 49.5 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जबकि इस महीने में सामान्य तौर पर केवल 4.8 मिलीमीटर बारिश होती है। वही क्षेत्र की राजधानी लेह में 55 मिलीमीटर और कारगिल में 32.6 मिलीमीटर बारिश हुई। इन आंकड़ों ने मौसम वैज्ञानिकों को भी चौंका दिया। अचानक आई बाढ़ ने लद्दाख को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया। कई महत्वपूर्ण सड़कें और पुल बह गए, जिससे लेह और कारगिल जैसे प्रमुख क्षेत्र कई दिनों तक देश के बाकी हिस्सों से कट गए। इतना ही नहीं, हवाई यातायात भी बाधित रहा। बाढ़ ने न केवल सड़कों को नुकसान पहुंचाया, बल्कि कई गांवों को भी अलग थलग कर दिया। इतना ही नहीं, बाढ़ का पानी घरों में घुस गया और फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया। यही वजह है कि लोगों को दैनिक जीवन की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण इस तरह की चरम मौसमी घटनाएं अब आम हो सकती हैं। लद्दाख में हुई घटना भविष्य के लिए एक चेतावनी है, जहां तापमान बढ़ने से ग्लेशियर के पिघलने का खतरा भी बढ़ रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि टूरिस्ट की संख्या में बेहिसाब तरीके से इजाफा हो रहा है। लाखों में ये टूरिस्ट ऐसी जगह घूमने के लिए जाते हैं जो भौगोलिक स्ट्रक्चर से नाजुक और कम संसाधनों वाली है। सिंधु, श्योक, नूरबा और जस्कर नदियों की तंग घाटियां इतनी बड़ी संख्या में टूरिस्टों के बोझ को संभालने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। लेकिन आप में से कोई भी ये सवाल पूछ सकता है, इसका क्लाइमेट चेंज से क्या लेना देना है? ऊपर से देखने पर तो कुछ भी नहीं, लेकिन बात यह है कि जैसे किसी अन्य अव्यवस्थित और अनियोजित आर्थिक गतिविधियों के साथ होता है, अनियंत्रित टूरिस्ट और इसके साथ आने वाले पर्यावरण के लिहाज से दबाव जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कई गुना बढ़ा देता है, और इसका परिणाम होता है इस क्षेत्र में होने वाले प्रतिकूल बदलाव एक पीढ़ी से भी कम समय में दिखने लगता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक लद्दाख की ठंडी रेगिस्तानी जलवायु तेजी से बदल रही है। ये जानने के लिए बस 2024 की कुछ खबरें देख लीजिए। जनवरी में जसकार नदी के ऊपर प्रसिद्ध चादर ट्रैक को बड़े पैमाने पर कम करना पड़ा, क्योंकि ज्यादा गर्मी के कारण नदी जमी ही नहीं। इस ट्रैक का ये नाम जंस्कर नदी पर हर साल सर्दियों में बनने वाली बर्फ की चादर के नाम पर रखा गया है। जनवरी में लेह का एक सामान्य दिन न्यूनतम तापमान
-15 डिग्री सेल्सियस का होता था और दिन का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस के आसपास। इस जनवरी में न्यूनतम तापमान -8 डिग्री सेल्सियस था और अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। तो दोस्तों, लद्दाख को अदद एकांत अवस्था चाहिए, भीड़ उसे नहीं चाहिए, दोहन नहीं चाहिए। भारत किसी भी राज्य में प्रदूषण के साथ विकास लोगों को नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि दिल्ली, मुंबई जैसे मेट्रो सिटी में फैक्ट्रियां हैं जिसकी वजह से वहां लोगों को पॉल्यूशन का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि विकास के लिए लद्दाख में भी पर्यावरण से खिलवाड़ होना चाहिए। लद्दाख के कुछ गांवों, चरवाहों की भेड़ बकरियों का चारागाह खत्म सा हो गया है। लद्दाख में रहने वाले चरवाहों को दुख होता है कि अपनी जमीन पर हक अब धीरे धीरे किसी और का ही हो रहा है और उनके हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। चारागाह की जो जमीनें कॉरपोरेट घरानों को सौंपी गई है और सौंपी जा रही है सोलर प्लांट के नाम पर या किसी और नाम पर, उसे बंद होना चाहिए, क्योंकि मामला जलवायु परिवर्तन से जुड़ा है। हिमालय के पर्यावरण को बचाया जाए, जो न सिर्फ लद्दाख बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यहीं से उत्तर भारत में बहने वाली नदियां निकलती हैं। यहाँ के ग्लेशियर ही इन नदियों के जल स्रोत हैं। विकास के नाम पर लद्दाख की बहुत ही नाजुक पर्यावरण के साथ खेल किया जा रहा है, जो हमारे लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत भयानक साबित होने वाला है। कॉरपोरेट को बिना सोचे समझे जमीनें दी जा रही हैं। यहाँ के पर्यावरण को नष्ट करने वाले उद्योग लगाए जा रहे हैं। इसके भयानक दुष्परिणाम अब दिखने लगे हैं। लद्दाख जहाँ बारिश ना के बराबर होती थी, इस साल बारिश ने खुबानी और सेब की खेती बर्बाद कर दी। जहाँ कई साल पहले बर्फ की मोटी परतें जमी होती थी, अब कुछ ही इंच में सिमट कर रह गई हैं। तो भक्तों को मैं यही कहूँगा, डोंट कंपेयर लद्दाख विद अदर स्टेट। लद्दाख सिचुएशन इज डिफरेंट। अब सवाल है कि वांगचुक तो जेल में है, कैसे इसे रोका जा सकता है? लद्दाख अपने अधिकार को कैसे लेगा? कौन सा रास्ता लद्दाख अपनाएगा जिससे दिल्ली में जमी बर्फ पिघलेगी? लद्दाख के अस्तित्व पर जो खतरा मंडरा रहा है, उसका एहसास दिल्ली को होगा। जेल से वांगचुक ने क्या मैसेज डिलीवर अपने समर्थकों को किया, जिसे मैं अचूक हथियार कह रहा हूं। दोस्तों, ये अचूक अस्त्र वांगचुक ने देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले मोहनदास करमचंद गांधी से उन्होंने लिया। अहिंसा के दम पर गांधी जी ने देश को आज़ादी दिलाई, आज़ादी की लड़ाई को एक सूत्र में पिरोया, अंग्रेजों को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। अब वांगचुक अपने समर्थकों और लद्दाखियों को कह रहे हैं, दिल्ली की सत्ता पर बैठे लोगों से हिंसा के बल पर अपने हक को नहीं मांगना, अहिंसक होकर लड़ाई लड़नी है। क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने जोधपुर सेंट्रल जेल से पहली बार संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि वो लद्दाख में हालिया हिंसा के दौरान हुई 4 मौतों को स्वतंत्र न्यायिक जांच का आदेश आने तक वो जेल में ही रहने के लिए तैयार हैं। एनएसए के तहत गिरफ्तार वांगचुक ने अपने वकील मुस्तफा हाजी और अपने बड़े भाई के माध्यम से ये संदेश भेजा, जिसमें उन्होंने शांतिपूर्ण संघर्ष जारी रखने और गांधीवादी अहिंसा के मार्ग पर चलने की अपील की। यह बयान लद्दाख में छठी अनुसूची और पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर चल रहे आंदोलन को नई दिशा दे रहा है। वांगचुक ने लद्दाख वासियों से शांति, एकता बनाए रखने और सच्चे गांधीवादी अहिंसा के रास्ते पर संघर्ष जारी रखने की अपील की। यह संदेश वांगचुक की गिरफ्तारी के 9वें दिन आया, जब लेह में तनाव अभी भी बना हुआ है। दोस्तों, गांधी जी मानते थे हिंसा से आजादी की लड़ाई कमजोर हो सकती है, अहिंसा के रास्ते पर ही जीत होगी, और ऐसा ही हुआ। अहिंसा के दम पर भारत को आजादी दिलाने में कामयाब हुए। वांगचुक भी अब इसी रास्ते पर लद्दाख के लोगों को चलने के लिए कह रहे हैं। इसलिए तो मैं वांगचुक को लद्दाख का गांधी कह रहा हूँ। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।